परम आदरणीय प्रोफेसर रंजना झा मैम, माननीय वीसी महोदया, डॉक्टर प्रशांत कुमार जी रजिस्ट्रार साहब, डॉक्टर रश्मि अष्ट जी डेप्यूटी डीन स्टूडेंट वेलफेयर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस प्रांगण में खड़े होके। आज मेरी बिटिया स्वास्थ्य खराब होने की वजह से यहाँ नहीं आई है, वो यहीं पे आपके रिसर्च स्कॉलर है, तो पहला शुक्रिया तो उसका कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था से परिचय मुझे मेरी बेटी के माध्यम से हुआ। और क्योंकि जिस ज़माने में हम लोग पढ़ते थे तो नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे, वहाँ पढ़ के उसके बाद स्थानीय लेवल पे शिक्षा नहीं मिल जाती थी, लेकिन बच्चों के माध्यम से आके पता चला कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। नशे मुक्ति से पहले जो इसकी पारंपरिक बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं, जो मैं बहुत सी चीज़ों से नोट करी हैं, कुछ मेरे दिमाग से है, क्योंकि भारत सरकार का एक अधिकारी रह चुका होने के अलावा मैं लगभग 30 वर्षों से चैरिटेबल प्रैक्टिस कर रहा हूँ वास्तुशास्त्र की, और शायद पूरा देश घूमा हूँ। और बहुत सारे घरों में ये बहुत बड़ी समस्या मिली कि कोई एक व्यक्ति नशे का शिकार है। वहाँ गए, सारे कमरे देख लिए, बोले सर ये कमरा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इसमें वो पापा हैं या भैया है वो थोड़ा डेलिंक्वेंसी में आ गए हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि जी वो उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैंने एक नॉवेल मेरे सिलेबस में था बीए इंग्लिश लिटरेचर में, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। उसमें बहुत योग्य आदमी था, बहुत शक्तिशाली, बड़ा धनवान, लेकिन एक ही आदत खराब थी कि वो नशा करता था। और जब वो नशा करता था तो उसके बाद उतने देर के लिए, जितनी देर के लिए वो नशे में है, तो वो जुआ खेलता है एक मेले में, और जुए में वो अपनी बेटी और पत्नी दोनों को हार जाता है। और जब तक उसे 1 दिन में 2 दिन में होश आता है, तब तक वो बंदा दूसरा उन लोगों को लेके जा चुका होता है। फिर एक पैथेटिक स्टोरी शुरू होती है और वो आखिर में मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन जड़ थी नशा। हम अक्सर देखते हैं कि कोई बेईमान इंसान भी किसी से कहेगा एक स्टाफ चाहिए, तो कहेंगे यार एक ईमानदार सा डिसेंट सा आदमी ला के दो, मतलब जो खुद जिसमें जो क्वालिटी नहीं है आप वो क्वालिटी दूसरे में मांगते हैं। तो ऐसे ही जिन घरों में, मैंने इसी विषय को बहुत दिन पहले मैंने परिवारों को ऑब्जर्व करा, तो मैंने इस विषय पे एक शेर लिखा था कि किस भंवर में एतबारों का सफीना आ गया, देखकर कांटे गुलाबों को पसीना आ गया। कि किस भंवर में एतबारों का सफीना आ गया, देखकर कांटे गुलाबों को पसीना आ गया। और जिस शेर के लिए मैंने गज़ल लिखी थी कि बाप को उस रोज़ से पीकर नशा होता नहीं, बाप को उस रोज़ से पीकर नशा होता नहीं, जब चला मालूम बेटे को भी पीना आ गया। तो कोई नशेबाज बाप भी नहीं चाहेगा कि उसका भी बेटा पीना शुरू कर दे, उस दिन उसका अपना नशा भी गायब हो जाता है। कल विश्व भर में हमने इंटरनेशनल डे नशे के विरुद्ध, ट्रैफिकिंग के विरुद्ध मनाया। इसी के अंतर्गत दिल्ली सरकार में कल अनेक कार्यक्रम हुए, पर्पसफुल प्रोग्राम्स हुए, डिफरेंट मीडियम्स से हुए, और उसी श्रृंखला में आज हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस प्रांगण में हम भी विचार करेंगे कि नशा, इसकी शुरुआत, इसके कारण, इसका प्रभाव, इससे छुटकारा। तो नशा चाहे शराब का हो, चरस का हो, कोकीन का हो, हेरोइन का हो, अगर जानलेवा भी नहीं है तो आपकी ज़िंदगी तो ले लेता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनके 2024 के आंकड़ों के अनुसार जो मैं लेकर आया हूँ कि एक साल में 2.6 मिलियन डेथ केवल शराब के सेवन से हुई। इस रिपोर्ट में एक और भी लिखा है कि 0.6 मिलियन डेथ पर ईयर साइको एक्टिव ड्रग्स के सेवन से हुई। अब ये साइको एक्टिव ड्रग्स क्या होती हैं? जो सीधे सीधे आपके बेसिक इंस्टिंक्ट पे असर डालती हैं, आपके माइंड को, आपकी कॉन्शियसनेस को अल्टर कर देती हैं। इसमें आपका मूड, आपका परसेप्शन, आपका कॉग्निशन, बिहेवियर सब बदल जाता है और आप नॉर्मल लाइफ से धीरे 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 दूर होते चले जाते हैं। एक बड़ी संख्या में पूरे विश्व में लोग इस वक्त नशे की चपेट में हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC,
कि 2024 की रिपोर्ट है कि विभिन्न नशीले पदार्थों में कितने लोग ग्रस्त हैं, कि कैनेबिस जिसे माराजुआना बोलते हैं आप, उसमें 228 मिलियन, ओपियोइड्स का सेवन कर रहे हैं 60 मिलियन, कोकीन का सेवन कर रहे हैं 23 मिलियन, और एक ड्रग है एक्सटेसी जिसका सेवन कर रहे हैं 20 मिलियन लोग करे जा रहे हैं। आंकड़े चिंताजनक हैं, लेकिन उपचार आवश्यक है, निवारण आवश्यक है, और पूरे विश्व लेवल पे, देश के लेवल पे, हमारे भारत वर्ष में, हमारे हर प्रदेश के लेवल पे, जिला के लेवल पे हम लोग प्रयासरत हैं और कामयाबी भी मिल रही है। भारत सरकार ने जो कदम उठाए, जो योजनाएं शुरू करी, इन पे बात करने से पहले कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सब माँ बाप जानते हैं कि नशा खराब चीज़ है, बच्चों को नशे से दूर रखने की कोशिश भी करते हैं, उसके बाद भी ये समस्या आ रही है, तो आखिर चूक कहाँ है, लैप्स कहाँ है? तो पहला कारण जो मेरी समझ में आया, जो मैं समाज के लोगों से मिला, कि घर में जब आपका कोई बड़ा, पिता, चाचा, बड़ा भाई, कोई अगर किसी भी प्रकार का नशा करता है तो वो वस्तु आपको घर में उपलब्ध होती है, और बच्चे उत्सुकतावश कई बार उस चीज़ को चख के देखते हैं। सिगरेट भी बेसिक चीज़ है, सिगरेट या बीड़ी, और धीरे धीरे उन्हें जब उसमें मज़ा और आनंद आने लगता है, कि एक्सटेसी महसूस होने लगती है, तो सिलसिला चल निकलता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों का, यारों का, इनका प्रेशर, कह रहे यार ये तो इन थिंग है, आजकल एक चीज़ आई है इन थिंग, प्रचलन में है, वोग में है, प्रचार में है, तो आपने स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पे सिगरेट पकड़ना, सिगरेट के साथ फ़ोटो खिंचवाना, पैक बनाना, और धीरे धीरे ये पीयर प्रेशर, ये दोस्तों का प्रेशर, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप पिछड़े हुए हैं। तो वो जो शौक में चीज़ शुरू हुई थी वो फिर एक बवाल बन जाती है। तीसरे नंबर पर आते हैं, एग्ज़ाम में फेल हो गए, ब्रेकअप हो गया, कोई प्रियजन बिछड़ गया। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कुछ लोगों का मैंने सो कॉल्ड कल्याण करने की कोशिश करी है, कि वो आएंगे, बेटा आप ये भी क्यों मांग रहे हो, डोर टू डोर आप क्यों घूम रहे हो, आप तो पढ़े लिखे हो। नहीं सर, मैंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, क्यों छोड़ दी? कि जी वो पापा की डेथ हो गई थी। अधिकतर केसेस में वो नशा भी करते हैं, वो सिगरेट भी पीते हैं, उन्होंने कोई बुरी चीज़ नहीं छोड़ी पिता की डेथ के बाद, केवल पढ़ाई छोड़ दी। तो नशा जब एक बार आपका शुरू हो जाता है तो आप कभी खुशी में कभी गम में उस नशे को लेने का बहाना ढूंढते रहते हैं। और एक बार जब आप इस नशे की चपेट में आ गए, अच्छा ये कहना भी बहुत आसान है कि अरे आत्मविश्वास होना चाहिए। ये आत्मविश्वास बहुत कम और लेवल पर बहुत कम लोगों के लिए काम करता है। मैंने अपने समाज में ऐसे लोगों को देखा है जो स्टेट लेवल के क्रिकेट प्लेयर थे, फिर नशे में पड़े, और जो बंदा 6 बॉल पे 6 छक्के मारने की रणजी ट्रॉफी में स्थिति रखता था, रणजी तक जा सकता था, उससे पहले उसकी वो हालत हुई। एक मेरे निजी परिचित थे कि पैरों में जो चप्पल थी, नशे के बाद उन चप्पलों को रस्सी से बांधना पड़ता था, क्योंकि उनकी कॉग्निशन ने काम करना बंद कर दिया था कि चप्पल को अंगूठे और उंगलियों के बीच में कैसे जैसे नॉर्मल आदमी फंसा के रखता है, वो तक उनकी ख़त्म हो गई थी। माँ बाप क्या करते हैं, अच्छा नशा शुरू कर दिया, पैसा बंद कर दो इसका, कहाँ से खरीदेगा? तो साहब इस समाज में ऐसे लोग हैं जो आपके बच्चे को ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, यानी कि एक तरह से आपको बर्बाद करने के लिए उसे शुरू में खरीद के अपनी जेब से देंगे। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे कि आपके बेटे को, आपकी बच्ची को खाना नहीं खिलाएंगे, लेकिन नशा दे देंगे, सिगरेट दे देंगे, हेरोइन दे देंगे, चरस दे देंगे। अब जब माँ बाप पैसा बंद कर देते हैं तो तड़प होती है। मैंने देखा है आँख नाक से पानी बहते हुए, तड़पते हुए। एक बार एक पुलिस अधिकारी का फ़ोन आया कि साहब एक ये बंदा हमारे यहाँ है, ये कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और ये साहब नशा करते में पकड़ा गया है, इसका क्या करें? मैंने कहा साहब 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद आप इसे खुद छोड़ दोगे, क्योंकि आपके यहाँ ऐसा नशा मिलेगा नहीं, और जब आपके यहाँ ऐसा नशा मिलेगा नहीं तो ये तड़पना शुरू होगा।
फिर इसके हाथ पैर हटने शुरू होंगे, फिर आप इसे अपनी सिरदर्दी से बचाने के लिए अपने आप को इसे खुद छोड़ेंगे। और वही हुआ। तो जब बच्चे को घर से पैसा नहीं मिलेगा तब वो चोरी शुरू करेगा। तो एक बुराई जो नशा थी, जो किसी भी तरह से शौक में या मजबूरी में या धोखे से शुरू हो गई, वो फिर दूसरे अपराध को जन्म देती है। ऐसे भी केसेस आए हैं कि जब आदमी को नशा नहीं मिलता तो आक्रामक होकर वो या तो आत्महत्या की कोशिश करता है या माँ बाप के ऊपर हमला करता है। मतलब एक बुराई धीरे धीरे क्राइम्स का एक सिलसिला चला देती है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारे एनजीओज, पेरेंट्स बहुत कोशिश कर रहे हैं छुटकारा पाने की, रोकने की, लेकिन जो नशे का आदी व्यक्ति होता है, आप देखेंगे वो कैसे ना कैसे व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर ही लेता है, वो रास्ता निकाल ही लेता है। मैं मेरठ में देखता था, एक दौर था 80s में जब साइकिलें चोरी होती थी, और वो उस वक़्त कोई नशे की पुड़िया 50 रुपए की आती थी, तो जिसने चुराई होती थी वो कोई नशा कर रहा होता था, वो उसे 50 रुपए में बेच के 50 रुपए लेके उस टाइम के नशे का इंतजाम कर लेता था। इस चक्कर में एक छोटी किस्म की चोरियों का दौर चला था। तो नशा आपको पूरी तरह तोड़ देता है, आपके स्वास्थ्य को तोड़ देता है, आपके परिवार को तोड़ देता है, आपके कैरियर को तोड़ देता है, आपकी रेपुटेशन को तोड़ देता है, आपके सारे सपनों को तोड़ देता है। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि नशे से दूर रहें, क्योंकि जो आत्मविश्वास वाली बात है कि हम अपने कॉन्फिडेंस से, सहायता से इससे वापस बाहर आ जाएंगे, ऐसा भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन अब कोई दुर्भाग्य से इस चपेट में आ गया, तो कोशिश हर हाल में होनी चाहिए, हो रही है। इसका उपचार है, छुटकारा है, सरकारी गैर सरकारी मदद है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर सहायता उपलब्ध है। जब बात हो रही है निवारण की, समस्या के उपचार की, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं नशा मुक्त भारत अभियान की। NMBA, नशा मुक्त भारत अभियान, जो सरकार द्वारा 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। ये एक ऐसा अभियान है जो इस समस्या पर 3 तरफ से हमला करता है, 3 तरफ से रोकने की कोशिश करता है। सबसे पहले नशीले पदार्थों की सप्लाई रोककर, उसके बाद नशे के विरुद्ध जागरूकता, अवेयरनेस पैदा करके, और नंबर 3 परामर्श और इलाज द्वारा कुछ ऐसी स्थिति पैदा करके कि खुद समाज में इसकी डिमांड, लोग नशे की खुद ही कम करने लगे। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया है, और एक योजना, ये वास्तव में प्रभावकारी योजना है। सबसे बड़ा पहलू NMBA, नशा मुक्त भारत अभियान का है नशे की लत के शिकार व्यक्ति को कॉन्फिडेंशियल मदद उपलब्ध कराना। मतलब उसे मजाक का विषय नहीं बनवाना है, एक कॉन्फिडेंशियल मदद उपलब्ध कराना। एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 14446, उसमें आपको ट्रेन प्रोफेशनल्स उपलब्ध होते हैं आपकी सहायता करने के लिए। और प्रसन्नता की बात यह है कि अब तक इस अभियान में 16 करोड़ लोग संपर्क कर चुके हैं। 16 करोड़ लोग इस अभियान से संपर्क कर चुके हैं। 5 करोड़ से अधिक इनमें युवा हैं और 3 करोड़ से अधिक इसमें महिलाएं हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि लगभग 28 लाख नशे के आदी लोगों का सफलतापूर्वक इलाज करके उन्हें रिहेबिलिटेट कर दिया गया है, और वो भी उनके सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए बिना। इस अभियान के अंतर्गत एक वॉलंटियर कॉर्नर भी है कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं, आप में से भी कोई जुड़ना चाहता है, तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है और मटेरियल मिलता है कि आप किस किस तरीके से अपने स्वेच्छा से इसका वो कर सकते हैं, इन लोगों की मदद कर सकते हैं। बड़े केसेस हैं कि कुछ लोग रास्ते में, हिंदुस्तान में हमारे एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार हैं संजय दत्त जी, और किस तरीके से अपनी माता की बीमारी के समय वो इस नशे से ग्रस्त थे और किस तरह से निकल के वो आए। विदेशी लेवल पर भी एक, अभी चलते में मेरे बेटे ने मुझे बताया कि एक पापा एक सुपरस्टार हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्हें बचपन में ही आदत पड़ गई थी, टीनेज में ही। उसके बाद उन्होंने क्राइम भी करे, वो नशे के चक्कर में जेल भी गए, और फिर फाइनली गए वो रिहेबिलिटेशन सेंटर।
और उसके बाद ठीक होके 2008 में उन्होंने एक सुपरहिट मूवी दी इंटरनेशनल, आयरन मैन। तो सब संभव है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोग इससे दूर रहें किसी भी तरह से। और आज के दौर में एक और चीज़ चल रही है, अभी मैं कल पढ़ रहा था, किसी शिक्षाविद ने, एजुकेशनिस्ट ने, किसी पद पे थे, उनकी बेटी के नीट में नंबर कम आए, उन्होंने पीट पीट के मार दिया, सारे उसमें हैं। तो भाई बच्चे के दुश्मन माँ बाप। एक तो ये अजीब सा चीज़ हो गई है, हम लोग पढ़ते थे 78% पे हम लोग मेरिट लिस्ट में होते थे बोर्ड की, आज 99% वाला नालायक है। ये प्रेशर बाहर के लोग तो बाद में देंगे, हम अपने बच्चे से कहते हैं बेटा देख तेरे 98% आए, इन्हें आंटी को मत बताना। आप अपने बच्चे को तो आप ही ज़मीन में लगा रहे हैं। और इस उम्र में जहाँ से नशा शुरू होता है, टीन एज में, ये एक इतनी टूटने वाली उम्र होती है कि एक तो बड़ी मज़ेदार बात है, जो पढ़ने की उम्र है वही बिगड़ने की उम्र है। और जो इस दौर को प्यार से पार कर गया, लेकिन उसमें सहयोग चाहिए पेरेंट्स का। तो अपने बच्चों को, हर आदमी, हर बच्चा यूनिक है, हम प्रेशर ना डालें। उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा तो एक चीज़ तो आसानी से उपलब्ध हो ही जाती है, सिगरेट। और इसका कंजम्पशन हर 2 मिनट बाद टेलीविज़न पे हर सीन में लिखा हुआ आता है, इंजूरियस टू हेल्थ। तो आज हम एक शपथ यहाँ पर लेते हैं। मैंने वो शपथ मेरे सामने है और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप दोहराएं। और नशा मुक्ति प्लेज की जो साइट है, ठीक है, मुझे बताया गया ये शपथ कार्यक्रम को कंक्लूड करते समय होगी, तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for that informative and eye-opening message. Now I request Ms. Vinita Ram ma'am to kindly speak and guide us on the emotional and mental health aspects of this concern. Everyone, please give a big round of applause for ma'am. Hello everybody. My happiest good morning to everybody in the room. So the topic that we are going to be talking about today is a very sensitive topic. और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो हम पहली बार सुन रहे हैं या बात कर रहे हैं उसके बारे में. We all know about it here and there, but the problem is we refrain from talking about it. Especially अगर हम कंज्यूम हो चुके हैं इसके अंदर, तो हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते. So that's the problem, I think, right? Right. So now के स्टूडेंट्स भी हैं, वो सोचेंगे कि हमें इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है. We are not doctors, we are not from the police, so why us? So it's important to understand that it's not your problem or my problem. आज के टाइम पे it is a youth problem altogether, and it is spreading like anything, right? So it is, you know, the need of the hour is to be well informed about everything. Yeah, and see, we live in an era of social media, so everything is available and your access is easy to everything these days. You have everything on the internet, on Google, on whatnot, on video games, on different apps, everything. But what you don't have is a human to help you out, right? Because मैंने देखा है a lot of people, you know, when they get stuck into something, these days the generations coming, जो अब generations आ रही हैं, Gen Zs especially. So what they do is, like, if they have a problem, कुछ anxiety problem है, कुछ है, so they switch to ChatGPT for a solution. So is that a solution? Tell me, can ChatGPT give you something what a human counselor or your parents or your friends can give you? Can AI give you the solution what a human mind or a heart can give you? No, right? So it's important to stay informed. So it's okay if you get consumed somewhere. It's okay, first accept the problem and then look for options how you can deal with it, right? And drug abuse is a problem. उससे बड़ा problem क्या है? Trafficking. So we have parents also sitting in the room. We have students also sitting in the room. So आप सबके घर में बच्चे हैं, I'm sure, जो स्कूल जाते हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके बच्चे हैं.
So what happens these days is drug abuse is one thing, but this illicit trafficking that has started, ये वायरस की तरफ फैलेगा. इसमें ऑफ लेट आई हैव कम अक्रॉस केसेस वेयर छोटे बच्चों को टारगेट किया जाता है, स्कूल गोइंग बच्चे. ओके, क्या करते हैं जो ये ट्रैफिकर्स होते हैं, माफिया वाले जो ड्रग पेडलर्स, व्हाट दे डू इज ये उनके बैग्स में डालकर अपना पार्सल पहुंचाते हैं एंड उन बच्चों को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं. और क्या होता है कि दे लाइक गिवन समथिंग इन रिटर्न, कोई ट्रीट दे दिया, चॉकलेट दे दिया, पैसे दे दिए. टीनेजर्स को पैसे चाहिए होते हैं, दे वांट टू हैव फन, राइट. सो व्हाटएवर द चाइल्ड वांट्स उनको दे देते हैं एंड दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर पासिंग ऑन एज पार्सल्स. और कुछ हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ में ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के बाहर कोई आइसक्रीम वाला है, तो उस आइसक्रीम वाले को एक पेडलर की तरह यूज़ करा जाता है. एंड फॉर एग्जाम्पल कुछ मिक्स करके एक बच्चे ने एक दिन खा लिया, तो उसे नहीं पता, उसने अपनी तरफ से एक आइसक्रीम खाया, बट नाउ ही वांट्स एन आइसक्रीम फ्रॉम द सेम आइसक्रीम मैन एवरी डे, क्योंकि उसको वो मज़ा और किसी के आइसक्रीम में नहीं आ रहा. नाउ ही डजंट अंडरस्टैंड, ही इज अ चाइल्ड, बट द आइसक्रीम वाला नोज व्हाट ही इज डूइंग. सो व्हाट हैपेंस, आज वो बच्चा ड्रग्स ले तो रहा है, साथ में वो पार्सल्स भी पास ऑन कर रहा है, बट आगे जाके वो एक कस्टमर भी बन रहा है, बिकॉज 5-7 years डाउन द लाइन वो एडिक्ट हो चुका होगा. सो ही इज गोइंग टू कम बैक टू द सेम मैन कि यार आपका आइसक्रीम में ऐसा क्या था, एंड देन द मैन इज